छिल गया था फांसी। खुदा तुम मेरी हस्ती को भी महफूज कर देता अगर खुदा 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा का। जावेद इकबाल, एक ऐसा नाम जिसे ज़बान पर लाते ही खौफ की लहर दौड़ जाती है, कहीं वो वहशत फिर ना जाग जाए, कहीं तारीख खुद को ना दोहरा ले। जावेद इकबाल का केस तकरीबन 100 बच्चों के कत्ल और उनकी लाशों को बुरी तरह खत्म करने की वजह से बहुत तवज्जो का मरकज बना। इसे और उसके 2 साथियों को मौत की सजा दी गई। ताहम जज ने इसकी फांसी अवामी तौर पर देने का हुक्म दिया। इसके बाद लाश को टुकड़े टुकड़े करके तेजाब में हल करने का हुक्म दिया। ये इकदामात इस्लामी और कानूनी कवानीन के खिलाफ थे। सीनियर वकील आबिद हसन मंटो ने अदलिया की तनकीद की और कहा कि जजों को भी ज़हनी सेहत के हवाले से चेक करना चाहिए। जज ने लिखा, वो इंसान की शक्ल में शैतान है, वो जानवर है और इतना जालिम शख्स है कि इसे इंसान कहना शर्म की बात है। इस्तिगासा ने साबित किया कि मुल्जिम ने 100 बच्चों का कत्ल किया और उनकी लाशों को टुकड़े करके ड्रमों में डाला। इसकी लाश को लोहे की जंजीर से गला घूंटकर फांसी दी जाए, फिर उसके टुकड़े किए जाएं और एक ड्रम में डाले जाएं जिसमें तेजाब हो, जैसा कि मुल्जिम ने बच्चों की लाशों के साथ किया। सजा मीनार पाकिस्तान पर दी जाए ताकि ये मिसाल बन सके। इस फैसले को अखबारात में सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। कानून के मुताबिक सजा जिंदा शख्स को दी जाती है, मुर्दा जिस्म को नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली और आखिरी अवामी फांसी जिया उल हक के मार्शल लॉ के दौरान हुई। इसके बाद अवामी फांसी का कोई वाकया नहीं हुआ। हाल ही में एक अदालत ने अवामी फांसी का हुक्म दिया था, मगर इस पर मुखालफत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोका। ये बात साबित की कि जिया के बाद कोई अवामी फांसी नहीं हुई। जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा जी कोई नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल आप पर आपकी इकबाली बयान, इसलिए इसने जो तस्लीम किया है कि 98 मर्डर्स किए हैं। PPC में आते हैं, नदीम ने 13 कत्ल का इकरार किया है। हर एक में उसको 14 साल सजा दी जाती है, जो टोटल 162 साल बनती है। बेटी जाके ले लेना। मेरी पैदाइश मकान नंबर 3 राम स्ट्रीट नंबर 3 निश्तर रोड 18 में हुई। मैं 1961 में लाहौर में एक कदामत पसंद खानदान में पैदा हुआ। मेरे वालिद मियां मोहम्मद अली शायर और ताजिर थे, जबकि मेरी मां जोहरा परवीन एक घरेलू खातून थीं। उन्होंने पहले एक बेटे को गोद लिया और फिर उनके यहाँ मजीद 8 बच्चे पैदा हुए। यूं में दरमियान का बच्चा था। 9 साल की उम्र में मेरे साथ एक गैर मामूली वाकया पेश आया। एक दोपहर मैंने अपने वालिद को एक वली बाबाजी से मुलाकात की तैयारी करते देखा, जो कराची से आए थे। मैंने जिद की कि मैं भी उनके साथ जाऊं और मेरी मां ने इजाजत दे दी। हम दरगाह गए, जहां मैं किसी तरह बाबाजी के करीब पहुंच गया। मैं उनके चमकते चेहरे और सब्ज तस्बीह को देखकर मशहूर हो गया। बाबाजी ने मुझे घूरते हुए देखा, मुस्कुराए और मेरी तरफ देखकर कहा, यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। फिर उन्होंने मेरे माथे पर सितारे की शक्ल का निशान देखकर इशारा किया। उन्होंने मेरे लिए दुआ की और मैं बेखुदी में चला गया। जब होश आया तो कुरान की आयत पढ़ रहा था। लोग हैरान रह गए और मैं बीमारों को शिफा देने लगा। लोग जौक दर जौक मुझसे दुआएं लेने आने लगे। मेरे वालिदैन फिक्रमंद हो गए और मुझे दोबारा बाबाजी के पास कराची ले गए। बाबाजी ने फरमाया, तुम्हारा बेटा मुंतखब शुदा है। ये दुनिया इसके लिए नहीं बनी। ये आम इंसान नहीं है। इस पर जबरदस्ती शादी मुसल्लत मत करना और इसे रिवायती जिंदगी गुजारने पर मजबूर मत करना। और एक बात याद रखो, अगर किसी ने इसका दिल तोड़ा तो तबाही आ जाएगी। एक लानत पूरी बरादरी और खानदान पर उतरेगी, वैसी ही लानत जैसी कौम नूह और कौम लूत पर आई थी। इस दिन से बच्चों, मैं घर वापस आ गया और वो बेखुदी के दौरे रुक गए, लेकिन बाबाजी की बातें मैं कभी ना भूला। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मैं स्कूल वापस गया अपने खास होने के एहसास के साथ। मैं तकरीरें, नात खानी, मुसव्वरी और कुरानी तिलावत में सबसे आगे था। लेकिन मेरी असल दिलचस्पी सहाफत में थी। 7वें जमात में ही मैंने अखबार आ वक्त में मज़ामीन लिखना शुरू कर दिए, जिन्हें मेरी बहन यास्मीन ने आज तक महफूज रखा हुआ है। मेरे एक उस्ताद मास्टर रियाज जालिम इंसान थे। वो मुझे बेवजह सताते थे। एक दिन मेरे दोस्त भूला की शरारत का इल्जाम मुझ पर लगा दिया, जिससे मैं शदीद नाराज हुआ। एहतिजाजन मैंने उनके 2 मज़ामीन के इम्तिहान नहीं दिए। इस पर तहकीकात हुई और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इस वाक़ये से मैंने सीखा कि जो मुझे तकलीफ देगा वो खुद बर्बाद हो जाएगा। मुझे सके डॉक टिकट और कलमी दोस्ती का शौक था, जो मुझे दूसरों से मुख्तलिफ बनाता था। मैं कभी बच्चों के साथ खेलता नहीं था, ना टीवी देखता था। मैं एक तन्हा इंसान था। मेरे दुनिया भर में कलमी दोस्त थे, लेकिन मोहल्ले में कोई नहीं।
मैंने एक बैन अल-अक़वामी नेटवर्क बनाने के लिए जावेद इंटरनेशनल ऊनामी मैगजीन निकालने का भी इरादा कर लिया था। मुस्लिम हाई स्कूल से फारिग अल तहसील होने के बाद मैं इस्लामिया कॉलेज में दाखिल हुआ और मज़ाहिब आलम में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने बाइबल के अहद कदीम और अहद जदीद का मुताला किया, लेकिन मेरे बाकायदा तालीमी सिलसिले का इख्तिताम इस वक्त हुआ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक एहतजाज में जख्मी हो गया, जिसके बाद मैंने तालीम छोड़कर कारोबार में कदम रखा। जहां तक मेरी शादियों का ताल्लुक है तो मुझ पर खानदान का बहुत दबाव था, इसलिए मैंने 2 शादियां की, लेकिन दोनों नाकाम हो गईं। बुजुर्ग वली ने मेरे वालिद को मना किया था कि मुझे शादी पर मजबूर न करें, मगर उन्होंने ना माना और नतीजा तबाही निकला। मैंने अपनी बीवियों और बच्चों को बरसों से नहीं देखा। मेरी हर बीवी से एक औलाद है। मैंने 8 साल तक एक फैक्ट्री चलाई जहां धात के पाइप फरोख्त करता था जो पठान पिस्तौल बनाने के लिए खरीदते थे। मैंने एक मैगजीन भी शाये किया जो करप्शन के खिलाफ था। लोग मेरे पास अपनी कहानियां लेकर आते, खास तौर पर अपने घर से भागे हुए बच्चों के हवाले से। मैं हमेशा पुलिस पर सख्त तनकीद करता था। एक अजीब तजर्बा भी हुआ। एक रात में बेचैनी से जाग गया और दरख्तों के पत्तों की हर एक रग को देख सकता था। कई दिनों तक धुआं सा महसूस होता रहा और मुझे शक है कि मेरी सास काला जादू करती थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले कभी मुझसे खुश नहीं रहे। रूहानी तौर पर हमारा ताल्लुक चिश्ती साबरी सिलसिले से है। मेरी वालिदा का खानदान सादा और नेक सीरत था। उनके यहाँ एक दरगाह थी जहाँ जावेद मुराकबा किया करता था। मेरे वालिद की पहली 2 शादियां बे औलाद थीं, लेकिन एक बेटे को गोद लेने के बाद मुजिजाना तौर पर उनके यहाँ 9 बच्चे पैदा हुए। एक वली ने इसकी पेशगोई की थी और यह हकीकत बन गई। जावेद इकबाल ज़हीन बच्चा था, लेकिन इसने बचपन ही से अजीब व गरीब तजर्बात किए। कराची के एक वली ने इसके सर पर हाथ रखा, जिसके बाद वो बेखुदी में जाने लगा और दुरुस्त पेशगोइयां करने लगा। इब्तिदा में हम समझे कि वो स्कूल न जाने के बहाने बना रहा है, लेकिन जब उसकी पेशगोइयां सच होने लगे और एक बार वली से दोबारा मुलाकात के बाद वो नॉर्मल रवैया इख्तियार कर गया। जब जावेद 17 बरस का हुआ तो इसने खानदान की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। ये शादी कामयाब ना हो सकी क्योंकि इसकी बीवी सकाफती तौर पर मुख्तलिफ थी और जावेद पर दबाव डालती रही कि वो इसके घर वालों के साथ रहे, जिसे जावेद ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इसी इख्तिलाफ की वजह से उनकी अलहदगी हो गई। मेरा मानना है कि इसकी नाकाम शादी ने इसकी बाद की जिंदगी पर गहरा असर डाला, यहाँ तक कि इसके मुजरिमाना रुझानात में भी इसका किरदार रहा। 1990 में जावेद पर बदफिली का इल्जाम लगा, जिसकी वजह से हमारे खानदान को शदीद शर्मिंदगी और परेशानी का सामना करना पड़ा। मुश्तइल हुजूम ने हम पर हमला किया और हमें 1 हफ्ते के लिए जेल भी जाना पड़ा। इस दौरान जावेद फरार हो गया था और इसे ढूंढने में वक्त लगा। बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तकनीकी वजूहात की बना पर मुकदमा खत्म हो गया और वो रहा हो गया। इसके बाद हमने इसे दोबारा एक बेहतर जिंदगी की राह पर लाने की कोशिश की, हत्ता कि इसकी शादी को दोबारा जोड़ने की कोशिश भी की, मगर उसकी बीवी ने वापस आने से इनकार कर दिया। बाद में जावेद ने दूसरी शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी नाकाम हो गया, इस बार माली मुश्किलात और उसके मशकूक लोगों से ताल्लुकात की वजह से। इसकी तर्ज जिंदगी और नौजवान लड़कों, खास तौर पर अपने कारोबार में काम करने वालों के साथ ताल्लुकात हमेशा हमारे लिए बाइस तशवीश रहे। हमने इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी मुजरिमाना हरकतों से बाज न आया। 1997 में जावेद पर एक और बदफिली का इल्जाम लगा और इस बार हमने इसकी कोई मदद नहीं की। हम चाहते थे कि वो खुद अपनी गलतियों का नतीजा देखे। इसके नतीजे में इसे अपने कानूनी मसाइल खुद ही हल करने पड़े। इसके पुलिस से ताल्लुकात और मकामी सियासत में मुदाखलत ने इसकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दें और वो हमसे मजीद दूर होता चला गया। 1992 में वालिद की वफात के बाद जायदाद के मामलात पर खानदान में तनाज़ात खड़े हो गए और कशीदगी बढ़ने लगी। इसके बावजूद हमने जावेद को इसका हिस्सा देना चाहा ताकि वो अपने मामलात खुद देखे और हमसे दूर रहे। वक्त के साथ साथ उसके दिल में तलखी बढ़ती गई, खास तौर पर जब उसका एक कारोबार नाकाम हुआ। बाद में इसके पुलिस से रवाबित मजीद गहरे होते गए और हमने खुद को इससे मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया। जावेद के पुलिस के साथ ताल्लुकात और उसके गैर कानूनी काम बिलाखिर उसकी तबाही का सबब बने। 1997 में दोबारा इल्जामात लगने के बाद इसने हमसे मदद मांगी, लेकिन हमने इनकार कर दिया। यूं हमारे और उसके दरमियान फासले मजीद बढ़ गए और हमारे ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। शहबाज, मैं 25 साल से इस इलाके में कारोबार कर रहा हूँ। आजकल मैं मेराजदीन टेलर की दुकान पर काम करता हूँ। मैं पहली बार जावेद इकबाल से 1985 में मिला जब मैं ताहिर शहबाज लाइब्रेरी का इंचार्ज था। वो अक्सर वहाँ किताबें और रिसाले लेने आता था, हमेशा ऐसे जिनमें जुर्म और पुरस्रार कहानियाँ होती थीं। शुरू से ही मुझे इस शख्स में कुछ अजीब लगा। बाद में इसने एक वीडियो गेम शॉप खोली और चूंकि मैं वीडियो गेम्स इंस्टॉल और मरम्मत करता था, एक बार मैंने इसके लिए काम किया। तब मैंने कुछ ऐसा देखा जो आज भी मेरे जहन में ताज़ा है।
जब कुछ बच्चे इसकी दुकान में गेम खेल रहे थी, इसने फर्श पर 100 रुपए का नोट फेंक दिया। एक लड़के ने वो नोट उठाकर अपनी जेब में रख लिया। जावेद ने फिर ऐसा जाहिर किया जैसे इसके पैसे गुम हो गए हों और बच्चों से पूछा कि किसी ने देखे हैं। जब सब ने इनकार किया तो इसने कहा कि वो सब की तलाशी लेगा। इसे पहले से मालूम था कि किस लड़के ने नोट उठाया है, लेकिन इसने सब की तलाशी लेकर आखिर में इस लड़के को चेक किया। मैंने सर झुकाए काम का बहाना किया, मगर मैं सब कुछ देख रहा था। फिर इसने इस लड़के से कहा कि वो साथ वाले कमरे में जाए। इसका घर इस वक्त दुकान के बिल्कुल बराबर था। इस वक्त मैंने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो असल में उन बच्चों के साथ किया कर रहा था। वो उनका इस्तेहसाल कर रहा था। आरिफ भट्ट ने अभी आपको इस लड़के के बारे में बताया जिसे जावेद ने ज्यादती के बाद पार्क में बेहोश छोड़ दिया था। ये वही कहानी है जो बार बार दोहराई जा रही है। ऐसा शख्स अचानक दरिंदा नहीं बनता, वो हमेशा से एक मुजरिम था। इब्तिदा से ही वो एक खतरनाक इंसान था। मकान नंबर 144 गर्ल्स कॉलेज के करीब शादबाग लाहौर। तारीख 15 सितंबर 1990। 14 सितंबर 1990 की दोपहर मोहम्मद इकबाल जब नमाज जुमा अदा करके घर वापस पहुंचे तो उनका 9 साला बेटा मोहम्मद इरफान गायब था। परेशानी में उन्होंने अपने भाई मोहम्मद असलम से दरियाफ्त किया, जिन्होंने बताया कि इरफान को एक और बच्चे के साथ साइकिल पर जाते देखा था। मोहम्मद इकबाल, उनके भाई और दोस्त जुल्फिकार पठान ने फौरन तलाश शुरू की। जब वो जावेद इकबाल के घर के करीब पहुंचे तो अंदर से बच्चे के रोने की आवाजें आईं। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, उन्होंने धक्का देकर खोल दिया। अंदर का मंजर खौफनाक था। मोहम्मद इरफान जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि जावेद इकबाल उजलत में अपने कपड़े दुरुस्त कर रहा था और देखते ही देखते फरार हो गया। बच्चे ने लरजती आवाज में बताया कि जावेद इकबाल ने धोखे से इसे घर के अंदर बुलाया, इसके दोस्त को किसी और जगह भेज दिया और फिर उसके साथ ज्यादती की। ये जावेद इकबाल के खिलाफ पहला दर्ज शुदा मुकदमा था, लेकिन कानून इसे रोकने में नाकाम रहा। इसने अपने जुर्म को महज गलतफहमी करार दिया और ये एक खतरनाक हकीकत की शुरुआत थी। दूसरा मुकदमा 1998 जराइम का सिलसिला जारी। मुल्जिम मोहम्मद अली जावेद इकबाल। 1998 में जावेद इकबाल पर एक बार फिर ज्यादती का इल्जाम लगा, लेकिन इस बार इसने खुद को बेगुनाह करार देते हुए दावा किया कि ये इल्जाम उन दोस्तों ने लगाया है जो उसके मकरूज थे। इसके छोटे भाई परवेज इकबाल ने भी इसका साथ दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि जावेद इकबाल के लिए हालात बदल रहे थे। इसके बाप की वफात के बाद इसके अपने खानदान ने भी इससे फासला इख्तियार कर लिया था। दौलत और असर और रसूख का जो हिसार इसे बचाता आया था अब कमजोर पड़ रहा था। एक और मुकदमा 1998 दाता दरबार वाकया। मुद्दई फकीर मोहम्मद वलद फतेह मोहम्मद। मकाम वकुआ मैन बाजार दाता दरबार। रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख 12 फरवरी 1998। तहकीकात करने वाले अफसर नदीम यासीन। 9 फरवरी 1998 को 2 मासूम भाई 9 साला यासिर अब्बास और 11 साला कमर अब्बास दाता दरबार पर दुआ के लिए गए। वहां एक अजनबी शख्स उनके पास आया जिसकी आवाज में बेबसी का तासुर था। इसने कहा कि इसका बेटा गुम हो गया है और वो मदद का तलबगार है। मासूम बच्चों ने इस पर भरोसा किया और उसके साथ चले गए, लेकिन इस शख्स के इरादे कुछ और थे। वो उन्हें एक सुनसान गिल्ली में ले गया, पिस्तौल निकाला और अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। इसके बाद 113 रुपए उनके सामने फेंके और फरार हो गया, मगर ये जुल्म बेजवाब ना रहा। जब बच्चों के वालिद फकीर मोहम्मद ने अपने बेटों की हालत देखी तो उन्होंने इंसाफ लेने का फैसला किया। अपने दोस्त अब्दुल लतीफ के साथ वो दाता दरबार वापस गए और इस शख्स की तलाश में बैठ गए। जैसे ही वो दोबारा वहां पहुंचा उन्होंने इसे पकड़ लिया। इस बार वो कानून के शिकंजे से नहीं बच सका, एक नाकाबिले मुआफी मुजरिम। ये तमाम वाकयात किसी हादसे का नतीजा नहीं थे, बल्कि एक खतरनाक दरिंदे की निशानी थी जो खिले आम जराइम करता रहा। मगर हर बार जावेद इकबाल किसी न किसी तरह सजा से बच निकलता। दौलत, चालाकी और कानूनी निजाम की खामियां इसे तहफ्फुज देती रही, लेकिन दुनिया ने अभी वो खौफनाक हकीकत नहीं देखी थी जो जल्द सामने आने वाली थी। एक ऐसा एतराफ जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे भयानक जुर्म साबित होगा। पहली तलाक की वजह। जावेद इकबाल की इब्तिदाई जिंदगी खुद मुख्तारी से भरपूर थी। उनके वालिद ने उन्हें कम उम्री से ही माली और जज्बाती तौर पर खुद कफील बनने की तरगीब दी। सिर्फ 14 साल की उम्र में जावेद ने खानदानी कारोबार में काम शुरू किया और एक एहतजाज के दौरान जख्मी होने के बाद तालीम छोड़कर मुकम्मल तौर पर कारोबार में लग गए। तवज्जो हासिल करने के लिए वो समाजी कामों में भी हिस्सा लेते रहे और अपने इलाके की कारोबारी बरादरी में एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बन गए। लेकिन उनकी जिंदगी का रुख इस वक्त बदल गया जब उनकी शादी नाकाम हो गई। खानदान की मुखालफत के बावजूद जावेद ने अपनी पसंद की खातून से शादी की जो बड़ी धूमधाम से अंजाम पाई, मगर ये शादी सिर्फ चंद महीने ही चल सकी। उनकी बीवी जो इस वक्त हामला थी उन्हें छोड़कर चली गईं। इस अलहदगी की मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती है।
जावेद के बड़े भाई परवेज इकबाल का कहना है कि जावेद की बीवी अपनी छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी महसूस करती थी और चाहती थी कि जावेद उनके खानदान के साथ रहे, मगर जावेद ने ससुराल में रहने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए और शादी खत्म हो गई। जावेद इकबाल की पहली बीवी ने उन पर जिनसी बदसलूकी का इल्जाम लगाया, जिससे उनकी साख मजीद खराब हो गई। उनके खिलाफ बच्चों के साथ बदफिली के इल्जामात आम होने लगे, जिसके बाद न सिर्फ समाज बल्कि उनके अपने खानदान ने भी उनसे फासला इख्तियार कर लिया। ताहम जावेद अपनी दौलत का इस्तेमाल करके मुतासरा खानदानों को खामोश कराते रहे और कानूनी कार्रवाई से बच निकलते रहे। एक बासलाहियत नौजवान से जावेद इकबाल एक मुजरिमाना जहनियत रखने वाला शख्स बन गया, जिसकी नफसियाती हालत बिगड़ती चली गई और यही रवैया बिलाखिर उसकी तबाही का बाइस बना। जेल से रिहाई के बाद उनके घर वालों ने उनकी पहली बीवी को मनाने की कोशिश की, मगर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। जावेद को दूसरी शादी की इजाजत मिल गई, लेकिन ये शादी भी पहली की तरह चंद महीनों में ही टूट गई। उनकी दूसरी बीवी भी हामला होने के बावजूद उन्हें छोड़कर चली गई। जावेद कभी भी अपनी औलाद की परवरिश में शामिल नहीं रहे और उनका खानदान उनकी जिनसी शनाख्त को समझने और कबूल करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी मजीद इंतशार का शिकार हो गई। जावेद इकबाल एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। इसके पास कई जायदादें और कीमती गाड़ियां थीं, जिन्हें वो अक्सर फख्र से दिखाया करता था। वो लाहौर की सड़कों पर लग्जरी गाड़ियों में घूमता था और अपने खानदान के कामयाब लोहे के कारोबार से हासिल होने वाली दौलत पर ऐश ओ इश्रत की जिंदगी बसर करता था। ताहम इसकी किस्मत इस वक्त बदल गई जब वो एक धोखाधड़ी का शिकार हुआ और रवि रोड पर वाक़ई अपनी हवेली से हाथ धो बैठा। इसने ये हवेली मुरम्मत के लिए एक बिल्डर के हवाले की, लेकिन बिल्डर ने जालसाजी से इस जायदाद को अपने नाम मुंतकिल करवा लिया, जिससे जावेद बेबस हो गया। इस धोखे ने इसे शदीद मुतासिर किया और उसकी मायूसी और गुस्से में मजीद इजाफा कर दिया, जो बाद में इसके हौलनाक जराइम का पेश खैमा साबित हुआ। जावेद इकबाल की जिंदगी में एक और अजीब पहलू उसका शाहाना तर्ज़ जिंदगी था। इसने अपने घर में एक बड़ा स्विमिंग पूल बनवाया था, जहां वो अक्सर नौजवान लड़कों को बुलाता और उन्हें पैसों और तहाइफ का लालच देकर अपने करीब करता। मकामी लोगों के मुताबिक वो लड़कों को तैरना सिखाने के बहाने अपने साथ रखता और बाद में उन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता। ये स्विमिंग पूल, जो बज़ाहिर तफरी के लिए बनाया गया था, दरअसल उसकी शैतानी हरकतों का एक और जरिया बन गया था। ये तमाम वाक़यात जावेद इकबाल की गिरती हुई जहनी हालत और उसकी मुजरिमाना सोच को वाज़े करते हैं, जो बिलाखिर एक खौफनाक सिलसिले में तब्दील हो गई और इसे पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन कातिलों में शामिल कर दिया। ये वो लम्हा था जब एक कातिल पैदा हुआ। वो मेरे पास बेआसरा भटकी हुई रूहों की तरह आए, दो लड़के जिनके पास कोई जायद बनाना थी। मैंने उन्हें सहारा दिया, खाना खिलाया, अपना समझा और फिर उन्हें अपने मुलाजिम बना लिया। इस रात में ऊपर सो गया और अरबाब और दो मुलाजिमीन नीचे। मैंने सोने से पहले एयर कंडीशनर बंद कर दिया। मैं दिन भर थका हुआ था, नींद फौरन आ गई, लेकिन रात के अंधेरे में उन्होंने मेरी ही बंदूक के बट से मुझ पर हमला किया। मैं नींद में था जब उन्होंने मुझे पीटा, मेरी हड्डियां तोड़ डाले। अक्टूबर 1998 को जब मुझे होश आया, 8 माँ ने कहा कि मैं बीमार था, कि मैं एक बड़े सदमे से गुजरा था, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। 17 सितंबर की रात उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। वही मुलाजिमीन जिन्हें मैंने खिलाया, पहनाया, पनाह दी, वही मुझ पर टूट पड़े। मैं फातहागढ़ में अपने घर में बेहोश था, खून में लथपथ। जब पड़ोसियों ने अरबाब के रोने की आवाज सुनी तो वो दरवाजे तक आए। मेरे कोहाट के मुलाजिम ने दरवाजा खोला। वो ऊपर पहुंचे तो देखा कि मैं बेहोश था, चेहरा सूजा हुआ, जिस्म पर नील पड़े हुए। पुलिस को बुलाया गया, मुझे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब पुलिस आई तो इंसाफ के बजाय इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। वही पुलिस जिसकी मैंने 12 साल खिदमत की थी, उन्होंने मेरे हमला आवरों को छोड़ दिया, बल्कि उन्हें अपने घरों में पनाह दे दी। मेरा नाम, मेरी साख, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया। मैं सब कुछ खो चुका था, घर, दौलत, इज्जत। मैं कमजोर हो चुका था, चलने के काबिल भी नहीं रहा था। दोस्तों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली पुलिस के खौफ से। सिर्फ मेरी मां साथ रही। इसने मेरी बहन की शादी मेरे ही मुलाजिम इकबाल से करवा दी, इस उम्मीद में कि शायद कोई इस्तेहकाम मिल सके। मगर मेरे लिए कौन सी जिंदगी बाकी थी। मैं एक टूटा हुआ इंसान था, सांस लेता मगर बेरूह। फिर मुर्शिद नसीम वापस आया, 20 साल पुराना दोस्त। इसने मेरी हालत देखी और वो हकीकत बताई जो मैं खुद नहीं समझ पाया था। तुमने हमेशा अपने मुलाजिमों की मदद की, मगर उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। अगर तुम्हें मरना ही है तो उन्हें भी साथ ले जाओ। इसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। वो दुरुस्त कह रहा था। मैंने रहम किया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मौत मेरी तरफ बढ़ रही थी तो मैं इसे खाली हाथ कबूल नहीं करूंगा। हमने कई दिन सोचा कैसे इन सब को सजा दी जाए। फिर जवाब आया, तेजाब। वो सब खत्म हो जाएंगे, कोई निशान बाकी नहीं रहेगा, कोई लाश, कोई सबूत नहीं। हमने बेसहारा बच्चों को काम का झांसा देकर फांसने का मंसूबा बनाया। मुर्शिद और मैंने तैयारियां शुरू कर दी।
मैं कमजोर था, अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो मेरे लिए ये सब करें। 16 साला साबिर हुसैन मेरे साथ शामिल हुआ। हमने केमिकल ड्रम और मंसूबे इकट्ठे किए। 19 जून 1999 को हमारा खेल शुरू हुआ। मेरा जिस्म कमजोर हो रहा था मगर मेरा इंतकाम मजबूत हो रहा था। मैंने पुराने दोस्तों को देखा। कुछ जैसे आशिक हुसैन मेरी खैरियत पूछने आए, कुछ जैसे नासिर शेख मेरी कहानी सुनकर जोश में आ गए। दुनिया को खत्म कर दो, मैंने इसे कहा। वो मुस्कुरा कर बोला, यही करना सही है। मैंने बड़ी डरमे और 8 कीन तेजाब खरीदे। लड़कों को बताया कि ये लोहे की सलाखें पिघलाने के लिए है, मगर हकीकत कुछ और थी। मेरे अंदर आग जल चुकी थी। मैंने उन्हें खिलाया, पना दी और बदले में उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। मगर अब मैं वो पुराना जावेद इकबाल नहीं था। इस रात एक नई पहचान ने जन्म लिया। इस रात एक कातिल पैदा हुआ। शुरू से ही मैं दूसरों से मुख्तलिफ था, मगर उसके लिए मैं खास था। मेरी मां, इसने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की, मेरे भाइयों से ज्यादा, दुनिया से ज्यादा। मैं इसका सबसे प्यारा था और वो मेरी पूरी दुनिया थी। जब मैं बीमार पड़ा, जब मैं कमजोर और बेबस अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, वो मेरे पास से एक लम्हे के लिए भी नहीं हटी। वो रातों को जागती रही, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती। जब बुखार मेरे जिस्म को झुलसा देता तो मेरे माथे पर गीला कपड़ा रखती। वो सरगोशी में कहती, तुम ठीक हो जाओगे, तुम बेहतर हो जाओगे। और मैं ठीक हो गया, क्योंकि वो मेरे साथ थी। दुनिया में कोई और नहीं था जिसकी परवाह हो, कोई और नहीं था जो इस तरह मोहब्बत करे। जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, वो मेरे लिए ढाल बनी। जब लोग सरगोशियां करते, उंगलियां उठाते, वो मुझे अपनी आगोश में छुपा लेती। मगर फिर जब उन्होंने मुझे दरिंदा कहा, जब उन्होंने मेरे नाम को गंदगी में घसीटा, वो ये सब बर्दाश्त ना कर सकी। शर्म, मेरे गुनाहों का बोझ, ये सब इसे तोड़ गया। और यूं वो भी चली गई, हमेशा के लिए। लोग समझते हैं कि कैद मेरी सजा थी। नहीं, मेरी असल सजा मेरी मां का खो जाना था। वो वाहिद शख्स जो वाकई मुझसे मोहब्बत करता था, जो मुझे समझता था। मगर अब मैंने आखिरकार दुनिया से इंतकाम लेने का रास्ता ढूंढ लिया था। एक दिन मैं एक इमारत की दूसरी मंजिल पर काम कर रहा था जब नीचे कुछ लोग सादा लिबास में आए और मुझे नीचे बुलाया। उनके लहजे में अजीब सी सख्ती थी, जिससे मुझे शक हुआ कि ये पुलिस वाले हैं। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, उन्होंने एक कार की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? मैंने नफी में सर हिलाया, लेकिन जब उन्होंने जावेद इकबाल का नाम लिया, एक ठंडी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मुझे डर था कि ये फिर 1990 या 1997 जैसा कोई मामला ना हो। उन्होंने बताया कि जावेद को गोली मारी गई है और वो अस्पताल में है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मगर फिर मेरे छोटे भाई सईद और जावेद के नौकरसोई ने इसकी तस्दीक की। मैं फौरन अस्पताल पहुंचा, मगर जैसे ही सादा लिबास में मलबूस पुलिस वालों ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, ये सोच कर कि हमारा खानदान भी इस मामले में मुलव्वस है। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मगर जब मैंने जावेद को देखा तो वो पहचाने जाने के काबिल नहीं था। मारा पीटा गया, सूजा हुआ और जिंदगी की आखिरी सांसें लेता हुआ। डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बचेगा सिवाय किसी मुजिजे के। पुलिस हम पर दबाव डालती रही कि हम मुकदमा दर्ज करें, हालांकि हमने कुछ नहीं देखा था। 3 हफ्ते बाद जावेद को होश आया, इसी तरह एक 12 साला लड़के को भी, जो इसी हमले में जख्मी हुआ था। हमें उम्मीद थी कि वो लड़का हमारी बेगुनाही साबित कर सकेगा, मगर दोनों को शदीद चोटें आई थीं और उन्हें कुछ याद नहीं था। जावेद के जिस्म की कई हड्डियां टूटी हुई थीं और अस्पताल वाले इसका सही इलाज करने को तैयार नहीं थे। इसे अपना घर बेचना पड़ा ताकि वो अपनी सर्जरी करवा सके। इसी दौरान वही लड़का जिसने पहले जावेद पर कोई इल्जाम नहीं लगाया था, अचानक इस पर ज्यादती का इल्जाम लगाने लगा। जावेद को इसके वालिद को रकम अदा करके मामला खत्म करवाना पड़ा, वही रकम जो हमारी मां ने इसे दी थी। हमारा नौकर इकबाल, जो जावेद के साथ पला बड़ा था, इसका ख्याल रख रहा था। हमारी माँ, जो इकबाल की वफादारी से मुतासिर हुई, ने इसे हमारी तलाक याफ्ता बहन के लिए मुनासिब शौहर समझा। जब हम जावेद के रावी रोड वाले घर गए तो मुझे सब कुछ अजीब लगा। घर छोटा था, कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वहाँ वो कोई बड़ा नाला नजर नहीं आया जिसमें इसने मुबैना तौर पर लाशें तहरीर की थी। वहाँ के पड़ोसियों के मुताबिक अगर घर में कोई चीखता भी तो आवाज बाहर तक सुनाई देती। ये मानना मुश्किल था कि वहाँ 100 से ज्यादा बच्चों को कत्ल किया गया था। जावेद और उसका खानदान। 1992 में हमारे वालिद की मौत ने जावेद को तोड़ कर रख दिया। वालिद ही वो वाहिद शख्सियत थे जो उसके मसाइल को समझते और उसकी हिमायत करते थे। उनके जाने के बाद हमारा खानदान जावेद से दूर होता चला गया और वो जिंदगी के तूफानों से तन्हा नबर्द आजमा होने लगा। जावेद ने पुलिस के साथ अपने ताल्लुकात मजीद गहरे कर लिए, यहाँ तक कि इसने एक एंटी करप्शन मैगजीन भी शाये किया जिसमें पुलिस अफसरान के बारे में लिखा जाता था। मगर रफ्ता रफ्ता न सिर्फ जराइम पेशा अफराद बल्कि कानून के रखवाले भी इससे दुश्मनी पर उतर आए। इसकी मायूसी इस वक्त हद से बढ़ गई जब हमने इसके इलाज के लिए 96,000 रुपए देने से इनकार कर दिया।
ہم اسے ایک مہنگے نجی اسپتال میں داخل کرانے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، اور سچ یہ تھا کہ خاندان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، وہ اب ہمارے لیے نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جاوید نے حقیقت کو قبول کر لیا کہ دنیا میں اگر کوئی اس سے سچی محبت کرتی تھی تو وہ صرف اس کی ماں تھی۔ وہی اس کے ساتھ کھڑی رہی جب سب نے اسے چھوڑ دیا۔ وہی تھی جس نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا جب وہ اپنی زندگی کے سب سے تاریک موڑ پر تھا۔ اور پھر 19 جون کو یہ سب شروع ہوا۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس معاملے پر بات کی اور بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ میرے بچپن کے دوست مرشد نسیم نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں بہت مدد کی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان 100 لڑکوں کو قتل کریں گے جو گھروں سے بھاگ کر میان پاکستان پر جمع ہوتے ہیں، لوگوں کی چیزیں چراتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہم ان سے نجات حاصل کر کے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انہیں مار کر میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتا تھا جو مجھے مارنا چاہتے تھے۔ مرشد نے 16 کین اور 3 پلاسٹک کے ڈرم خریدنے کا منصوبہ بنایا اور انہیں سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور سائنا سے بھر دیا۔ ہم نے لڑکوں کو بتایا کہ یہ دھات پگھلانے کے لیے ہے اور وہ مان گئے۔ پولیس نے مجھے ناکام کیا تھا، دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب سب کچھ میرے قابو میں تھا۔ میرا انصاف آہستہ طریقے سے اور ناقابل روک تھا۔ پہلا لڑکا یاسر تھا، 14 سال کا، حافظ آباد سے۔ ہم نے اس کے چہرے پر تیزاب اور سائنا لگایا، چند لمحوں میں وہ مر گیا۔ ہم نے اس کی لاش کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیا۔ اگلی صبح تک وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ کامیابی! میں نے ایک جان لے لی بغیر کسی پولیس کی مدد کے۔ دنیا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا اور اب میں نے اس سے کچھ واپس لے لیا۔ ہمارا تجربہ کامیاب ہو چکا تھا۔ نہ کوئی نہ کوئی ثبوت، صرف خاموشی۔ پھر ہم نے مزید لڑکوں کو لانا شروع کر دیا، گھر سے بھاگے ہوئے، سماج کے ٹھکرائے ہوئے، اور ان کے ساتھ بھی وہی کیا۔ 6 مہینے تک قتل کا سلسلہ جاری رہا۔ میرے کچھ ساتھی اسے پیسوں کے لیے کر رہے تھے، کچھ لذت کے لیے، اور کچھ صرف اس لیے کہ وہ کر سکتے تھے۔ میں نے یہ سب انتقام کے لیے شروع کیا تھا۔ میرے اپنے ملازمین نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور بدلے میں نے 100 لڑکوں کو مارا۔ میں نے دعا کی تھی کہ مجھے بدلہ لینے کا موقع ملے، اور میرے ذہن میں خدا نے میری دعا قبول کر لی تھی۔ جس دن میں نے اپنی مہم مکمل کی، میں نے شکر ادا کیا۔ میری ماں جو صرف مجھ سے محبت کرتی تھی، صدمے سے مر گئی۔ اگر میں نے تکلیف برداشت کی تو باقی ماؤں کو کیوں معاف کروں؟ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی وہی درد محسوس کرے۔ ہم نے اپنا کام جاری رکھا۔ ایک اور لڑکا، ایک اور رات۔ ایک 15 سالہ لڑکے کو میوا منڈی سے لایا۔ وہ گورا چٹا تھا، پشاور کے قریب کسی گاؤں سے۔ ہم نے اسے نشہ آور جوس پلایا، دوا نے کام کیا، اور ہم نے وہی عمل دہرایا۔ ایک اور ڈرم، ایک اور تیزاب کی خوراک، ایک اور لاش غائب۔ پھر نعیم آیا۔ میں اسے مہینوں سے جانتا تھا، خوبصورت، ذہین، مگر بہت زیادہ سوال کرنے والا۔ مرشد نے کہا کہ ہم خطرہ مول نہیں لے سکتے، اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مگر جب میں نے اسے مرتے دیکھا تو میرے اندر کچھ لرز گیا۔ وہ دوسروں سے مختلف تھا۔ میں بار بار ڈرم میں جھانکتا رہا، اسے گھلتے دیکھتا رہا، خود کو یقین دلاتا رہا کہ یہ ضروری تھا، یہ کرنا ہی تھا۔ قتل جاری رہے۔ خان کا ایک 18 سالہ لڑکا، ایک موٹا لڑکا جس کا نام شریف تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ سب غائب ہوتے گئے، ان کی لاشیں تحلیل ہو جاتی رہیں، ان کے نام فراموش ہو گئے۔ لیکن ان سب کے بیچ میری ماں تکلیف میں تھی۔ وہ ہمیشہ میرے لیے ڈھال بنی رہی، مگر اب وہ ہسپتال کے بستر پر تھی، اس کا دل دم توڑ رہا تھا۔ مگر میں دنیا چھوڑنے سے پہلے بہت سوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب ہم نے پہلی دفعہ زنجیر سے قتل کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ زیادہ تیز، زیادہ آسان اور زیادہ خاموش طریقہ ہے۔ میں نے اس اور سبیر کو ہدایت دی، اب سے ہم اسی طریقے پر چلیں گے۔ لاشیں آتی رہیں۔ نعمان شجاع آباد سے ایک نامعلوم لڑکا، جھن روڈ سے بابر ملتان سے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ صرف نمبر تھے، میری انتقام کی راہ کے قدم تھے۔ پھر غلام محی الدین آیا اسلام پورا سے۔ مرشد کو وہ پسند آ گیا۔ میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا، پھر اس کے جوس میں دوا ملائی۔ وہ سخت جان نکلا، مزاحمت کرتا رہا، مگر آخر میں سب کی طرح ختم ہو گیا۔ اور سبیر میرے سب سے وفادار ساتھی تھے، انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ مردان کے 16 سالہ لڑکے کو، پنڈی کے پٹھان کو، دونوں کو زنجیر سے گلا گھونٹ کر مارا اور تیزاب میں ڈال دیا۔ وہ اتنے کامیاب ثابت ہوئے کہ میں نے انہیں انعام دیا۔ میری ماں کی روح کے آسان ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوئی، مگر میں جانتا تھا میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، خون بہتا رہنا چاہیے۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ میں لاشیں غائب کر سکتا ہوں۔ اب میں پریشان ہوں کہ کہیں وہ یقین نہ کر لیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بہت آگے نکل چکا ہوں۔ اگست گزرا، پھر ستمبر اور اکتوبر۔ نام مدھم پڑ گئے مگر قتل جاری رہے۔ 38، 50، 70۔ میری ماں کی موت کا بدلہ لیا جا رہا تھا، ایک کے بعد ایک۔ آخری 100واں، ایک سنگ میل۔ 13 نومبر، آخری شکار۔
एक पठान लड़का यासिर खूबसूरत एक खुशहाल घराने से ताल्लुक रखने वाला। हमने अपना वक्त लिया, बाकियों ने भी अपना हिस्सा लिया, फिर हमने इसे खत्म कर दिया। दोपहर 2 बजे इसके चेहरे पर काला मास्क चढ़ाया गया, जंजीर किस दी गई, इसकी मौत के साथ गिनती 100 तक पहुंच गई। हमने ये कर दिखाया था, मेरा मंसूबा मुकम्मल हो चुका था, मैंने अपना बदला ले लिया था, मैंने वो कर दिखाया जो कोई और ना कर सका। हमने जश्न मनाया, मिठाइयां खाएं, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब जबकि मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका है, मैं इसे मजीद छुपा नहीं सकता। मैं इन लड़कों के नाम, पते और तस्वीर भेज रहा हूं जिन्हें मैंने कत्ल किया। जब पुलिस तैयार होगी मैं अपनी डायरियां भी हवाले कर दूंगा, 32 सफ़हात जिनमें हर कत्ल की तफसील मौजूद है। मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। मैं अपनी सजा भुगतूंगा, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। वस्सलाम। जावेद इकबाल। पुलिस का किरदार। अपना मंसूबा मुकम्मल करने के बाद जावेद इकबाल ने अपनी डायरियां और मकतूलीन की तस्वीर पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन इब्तिदा में पुलिस ने इसके दावों को मुस्तरद कर दिया, ये सोच कर कि वो झूठ बोल रहा है या ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम है। यहाँ तक कि जब इसने सबूत पेश किए जैसे कि तेजाब के ड्रम जिनमें लाशों के बाकियात मौजूद थे, तब भी पुलिस ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। जावेद इकबाल ने अपने तमाम जराइम का तफसीली रिकॉर्ड रखा था, जिसमें नींद आवर गोलियां और गला घूंट कर कत्ल करने के तरीके शामिल थे। वो लिखता है, आखिरकार मेरी जिंदगी में वो मरहला आया जब मेरे लिए जिंदा रहना शर्मिंदगी बन गया। फिर मैंने खुदा से दुआ की कि मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दे कि मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकूं। मैंने 100 कत्ल करने का फैसला किया, 101 नहीं। जब मैंने अपने 100 कत्ल मुकम्मल कर लिए तो मैंने 22 नवंबर 1999 को DIG पुलिस को एक खत लिखा, लेकिन किसी ने मुझे संजीदगी से नहीं लिया। वो समझे मैं झूठ बोल रहा हूं। पुलिस ने पहली बार जावेद इकबाल के घर इस वक्त छापा मारा जब एक मकतूल बच्चे के अहल खाना ने इसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वो बच्चा आखिरी बार लाहौर के इलाके शादबाग में जावेद इकबाल के घर के करीब देखा गया था, जिसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। जब पुलिस अफसरान जावेद इकबाल के घर पहुंचे तो इसने बड़ी इत्मीनान से किसी भी जुर्म में मुलव्वस होने से इनकार कर दिया। चूंकि पुलिस को फौरी तौर पर कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो इसे गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई। ये एक बहुत बड़ा मौका ज़ाय हो गया, क्योंकि इस वक्त तक जावेद इकबाल कई बच्चों का कत्ल कर चुका था। ये सिर्फ दिसंबर 1999 में जावेद इकबाल के इकबाली बयान के बाद था कि पुलिस ने दोबारा इसके घर पर छापा मारा। इस बार उन्हें खून के धब्बे, मकतूल बच्चों के कपड़े और तस्वीरें मिले, जिन्होंने जावेद इकबाल के जराइम की तस्दीक कर दी। एक दिन DSP तारिक कंबो एक पूरे दस्ते के साथ मेरे घर आया। उन्होंने मेरे घर का मुहासरा कर लिया, मगर दरवाजा तोड़ने से पहले मैंने खुद ही दरवाजा खोल दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी .22 पिस्तौल से खुद को गोली मार लूंगा। तारिक कंबो ने कहा कि वो मुझसे मिलने आया है। इसके साथ पुलिस इंस्पेक्टर्स भी थे। पहले उन्होंने हुक्म दिया, हाथ ऊपर करो, लेकिन जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो खौफजदा हो गए। मैंने अपनी पिस्तौल कनपटी पर रख ली, क्योंकि मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका था। तारिक कंबो ने कहा कि इसने मेरा खत पढ़ा है। इस वक्त मेरे घर में लाशें मौजूद थीं। कुछ देर बाद तारिक कंबो ने कहा, जाओ आराम करो, सुकून से सो जाओ। इसका रवैया मेरे लिए हैरानकुन था। मैंने अपनी पिस्तौल इसे देने की कोशिश की, मगर इसने लेने से इनकार कर दिया। फिर एक इंस्पेक्टर आगे आया और उसने मेरी पिस्तौल ले ली। बाद में तारिक कंबो ने कहा, माजरत चाहते हैं, हम तुम्हें परेशान करने आए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर वो एक थैला उठाकर बोला, ये क्या है? फिर एक जंजीर उठाकर बोला, ये तो खतरनाक लगती है, और वापस रख दी। जाने से पहले इसने फिर कहा, आराम करो, सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना। मैंने पूछा, कौन सा पुलिस स्टेशन? इसने जवाब दिया, CI कला गुज्जर सिंह। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया, जहां उन्होंने साजिद को गिरफ्तार कर रखा था, लेकिन उन्होंने साजिद को मेरे साथ जाने दिया। 1999 में अपनी गिरफ्तारी से कबल जावेद इकबाल पहले ही गलियों में रहने वाले बच्चों के साथ ताल्लुकात की वजह से मशकूक था। एक मौके पर उसका नाबालिग साथी साजिद किसी और मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जावेद इकबाल खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और साजिद की रिहाई का मुतालबा किया, ये दावा करते हुए कि वो इसका मुंह बोला बेटा है। हैरान कुन तौर पर पुलिस ने इसके दावे को तस्लीम कर लिया और साजिद को इसके हवाले कर दिया। अगर इस वक्त पुलिस ने जावेद इकबाल के पस मंजर की मुकम्मल तफ्तीश की होती तो शायद इसके जराइम बहुत पहले बेनकाब हो जाते, लेकिन ऐसा ना हुआ और साजिद जावेद इकबाल की मदद करता रहा, मजीद बच्चों को फांसने और कत्ल करने में शरीक रहा। ये पुलिस की संगीन नाअहली थी, जो बाद में जावेद इकबाल के एतराफ जुर्म के बाद शदीद तनकीद का निशाना बनी। जंग अखबार। पुलिस के साथ अपने तजर्बे के बाद जब इसे संजीदगी से नहीं लिया गया, जावेद इकबाल ने एक नया तरीका सोचा।
3 दिसंबर 1999 को इसने अपनी डायरी और उन तमाम बच्चों की तस्वीर जिन्हें इसने कत्ल किया था जंग अखबार के सहाफ़ी खावर नईम को भेज दें। इसने अपने खत में यह भी लिखा कि वो रावी के किनारे खुदकुशी कर लेगा, लेकिन पुलिस ना तो इसे वहां ढूंढ पाई और ना ही इसकी लाश मिली। खावर नईम ने फौरन हुक्काम को मतला किया, मगर जावेद इकबाल कहीं गायब हो चुका था। जावेद इकबाल 2 दिसंबर 1999 को रुपोश हो गया और पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही। इस दौरान पुलिस ने इसके अहले खाना को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके अपनी तहवील में रखा और उसकी तलाश जारी रखी। ताहम जावेद इकबाल के करीबी लोगों का मानना था कि वो बिलाखिर खुद को कानून के हवाले कर देगा। 30 दिसंबर 1999 को जावेद इकबाल ने अचानक जंग अखबार के दफ्तर में आकर अपने जराइम का एतराफ़ किया और गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश कर दिया। अगले दिन इसकी तस्वीर अखबार के पहले सफ़े पर शाये हुई और पुलिस ने फौरन इसे गिरफ्तार कर लिया। अदालती कार्रवाई और सज़ा। जावेद इकबाल ने अपने जराइम का एतराफ़ करने के बावजूद अदालत में खुद को बेगुनाह करार दिया, लेकिन इसके खिलाफ कई मजबूत शवाहिद थे जिनकी बुनियाद पर 16 मार्च 2000 को इसे सज़ा सुनाई गई। वो डायरियां जो इसने पुलिस को दी थी, इसके घर से मिलने वाले पोस्टर्स जिन्हें इसके हाथ की तहरीर करार दिया गया, मकतूल बच्चों की वो तस्वीर जो इसने अपनी डायरियों के साथ भेजी थी, इसके घर से मिलने वाले कपड़े और जूते जिन्हें मकतूल बच्चों के अहल खाना ने पहचाना, सहाफ़ियों के सामने इसके इकबाली बयानात। इन शवाहिद की रोशनी में जावेद इकबाल को 100 बच्चों के कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया। साथी मुल्ज़िमान। जावेद इकबाल के मरकजी साथी साजिद गुलाम अब्बास और अरबाब थे जिन्होंने बच्चों को फांसने और लाशें ठिकाने लगाने में मदद की। साजिद, जो जावेद इकबाल का सबसे करीबी साथी था, नौजवान लड़कों को इसके घर लाने में अहम किरदार अदा करता था। गुलाम अब्बास और अरबाब मकतूल बच्चों की लाशें खत्म करने में मदद देते थे। केस में एक बड़ी पेशरफ्त इस वक्त हुई जब गुलाम अब्बास को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो जावेद इकबाल के दस्तखत शदा चेक केश कराने की कोशिश कर रहा था। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जावेद इकबाल की मजीद तफसीलात मिले, जिसके नतीजे में बिलाखिर जावेद इकबाल ने खुद को हुक्काम के हवाले कर दिया। क्या इसने वाकई कत्ल किया था? ये सवाल हमेशा से उठाया जाता रहा है कि जावेद इकबाल ने सिर्फ एक छोटे से घर में 100 लाशों को कत्ल करके कैसे गायब कर दिया, खास तौर पर इतनी बड़ी मिकदार में तेजाब इस्तेमाल करना मुमकिन था या नहीं। डॉक्टर आमिर अली हुसैन, एक फरांजिक माहिर, ने वजाहत की कि एक लाश को मुकम्मल तौर पर तहलील करने के लिए 20 से 30 गैलन तेजाब दरकार होता है। अगर 100 लाशें तहलील करना हो तो तकरीबन 2000 से 3000 गैलन तेजाब दरकार होगा, जिसकी मालियत 6 लाख रुपए बनती है। ये बहुत बड़ी मिकदार है जो आमतौर पर रेगुलेटेड होती है और इतनी आसानी से खरीदी नहीं जा सकती। उन्होंने पुलिस पर तनकीद की कि उन्होंने फरांजिक माहिरीन से मशवरा नहीं लिया। अगर ऐसा किया जाता तो सिवरेज के निज़ाम की जांच की जा सकती थी ताकि देखा जा सके कि वाकई तेजाब के जरिए लाशों को खत्म किया गया था या नहीं। मगर जावेद इकबाल के घर में ऐसी कोई साइंसी शहादत नहीं मिली कि वहां इतनी बड़ी मिकदार में तेजाब इस्तेमाल हुआ हो। पहला इंतबाह इसकी डायरी के एक इंदराज से सामने आया। मेरी बेटी और बीवी नाजली आज शाम मुझसे मिलने आए। वो बहुत से फूल लाईं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। इसकी बीवी और बेटी कई सालों से इससे नहीं मिली थी। दूसरा इशारा जज के फैसले में मिला। दिफा के वकील ने दलील दी, ये केस मुकम्मल तौर पर हालात और वाकयात की बुनियाद पर बनाया गया है। न कोई लाश मिली, न मौत का कोई तिब्बी सबूत मौजूद है। बगैर किसी बराह रास्त सबूत के किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। और फिर तीसरा इंकिशाफ। एक मकामी मैगजीन तगाजी ने 4 जनवरी 2000 को एक रिपोर्ट शाये की जिसमें दावा किया गया कि 3 लापता बच्चे बहिफाजत अपने घरों को वापस आ चुके हैं। अगर यह सच था तो फिर जावेद इकबाल के एतराफात में और क्या झूठ था। माहिरीन नफ्सियात की जावेद इकबाल पर राय। अपनी डायरी में जावेद इकबाल लिखता है, 8 अक्टूबर 1998 को जब मुझे होश आया तो मां ने बताया कि मैं शदीद बीमार था और एक बड़े बहरान से गुजरा था। इस दौरान जो वाहिद शख्स मेरे साथ रहा और मेरा साथ दिया वो मेरी मां थी। ताहम जावेद का एहसास महरूमी इस वक्त मजीद गहरा हो गया जब 1999 में इसकी मां शदीद बीमार हो गई। अपनी डायरी में वो अपनी अकीदत का इजहार करता है, मैं रोजाना अपनी मां से मिलने जाता हूं, सुबह से शाम तक अस्पताल में रहता हूं। 5 जुलाई से मैं यहीं वक्त गुजार रहा हूं। लेकिन इसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद 26 जुलाई 1999 को इसकी मां इंतकाल कर गई। वो लिखता है, मां मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी परेशानियों ने मेरी मां को मार दिया। मेरे कातिलों ने मुझे मारने की कोशिश में मेरी मां को भी मार डाला। ये सदमा जावेद को इंतकामी जुनून में ले आया। वो लिखता है, मैं बदला लूंगा, सैकड़ों माओं को वही तकलीफ पहुंचाऊंगा जो मुझे पहुंची। खुदा की मदद से मैं अपने मंसूबे में कामयाब हो जाऊंगा। जावेद इकबाल ने खुद को निजाम के हाथों धोखा खुर्दा और नुकसान ज़दा महसूस किया, खास तौर पर पुलिस के हाथों जिस पर उसने भरोसा किया था।
एक वाकये में इसने बेघर लड़कों की मदद करने की कोशिश की, मगर उल्टा उन्हीं लड़कों ने इस पर हमला कर दिया। जावेद को सदमा इस वक्त पहुंचा जब पुलिस ने लड़कों में से एक को पकड़ा, मगर एक अफसर ने इसे छोड़ दिया। ये सब जावेद की नफरत और इंतकाम के जज्बात को मजीद बढ़ाता गया। वो लिखता है, मैंने बेघर बच्चों की मदद करना चाही, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। जब मेरी वारदातों की खबरें आम होंगी तब मैं देखूंगा कि वो पुलिस अफसर खुद को कैसे बचाता है। इसकी तहरीरों से इसके गहरे अदम एतमाद, एहसास शिकस्त और इंतकाम की प्यास का पत्ता चलता है। निज़ाम इंसाफ से मायूस मां के इंतकाल से टूटा हुआ जिस्मानी और ज़हनी अजियत में मुब्तला जावेद इकबाल एक मोहलिक इंतकामी मंसूबे का शिकार हो गया। इसके मंसूबे का मरकज बेघर बच्चों का अगवा, उन्हें अपने घर लाना और फिर उन्हें मौत के घाट उतारना था। नफसियाती मरीज कातिल जावेद इकबाल का मामला इस वक्त मजीद पेचीदा हो गया जब इसे शदीद दिमागी चोट TBI लगी, जिसके बाद वो 22 दिन तक कोमा में रहा। इस नौयत की चोट अक्सर जहनी सलाहियतों और रवैये में नुमायां तब्दीलियां पैदा करती है। दिमागी चोट के मुमकिना असरात: तवज्जो, याददाश्त और फैसला साजी में मसाइल, जज्बाती बेकाबूपन, गुस्सा और गैर मुतवाजिन रवैया, बेसाख्ता फैसले करने का रुझान, तवील मुद्दती जहनी बीमारियां जैसे डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया। इस संगीन चोट के बाइस जावेद इकबाल का मुकम्मल जहनी मुआयना होना चाहिए था ताकि कानूनी कार्रवाई मुनसिफाना हो सकती। अगर उसकी दिमागी हालत वाकई मुतासिर थी तो किसी भी अदालती फैसले पर नजरसानी जरूरी थी। क्या जावेद इकबाल एक संगदिल कातिल था, या वो एक जहनी मरीज था जो अपने होश व हवास में नहीं था? ये सवाल आज भी एक मुयम्मा है। यह है जावेद इकबाल केस के फैसले का खुलासा। 16 मार्च 2000, कानूनी कार्रवाई और एतराफ जुर्म। 13 जनवरी 2000, जावेद इकबाल और उसके 3 साथियों ने एतराफ जुर्म किया और पुलिस को जराइम के मकामात तक पहुंचाया। इसने 100 बच्चों के कत्ल का एतराफ किया, दावा किया कि ये इसकी मां की मौत का बदला था, जिसका इल्जाम इसने पुलिस की लापरवाही पर लगाया। मुतासरीन को गला घूंट कर कत्ल किया जाता और तेजाब में तहलील कर दिया जाता। अहम शवाहिद: मुतासरीन की तस्वीर जो एक मकामी फोटो लैब में तैयार की गईं। तेजाब फरोशों की गवाही के जावेद इकबाल के साथियों ने बाकायदगी से सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड खरीदा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जावेद इकबाल मुगल और उसका साथी साजिद लाहौर की कोट लखपत जेल में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने चादरों से फंदा बनाकर खुद को लटकाया, लेकिन हालात ने मजीद सवालात को जन्म दिया। टोरंटो सुन ने रिपोर्ट किया, अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। एक पाकिस्तानी शख्स जिसे दर्जनों बच्चों के कत्ल के जुर्म में फांसी 100 टुकड़ों में काटकर तेजाब में तहलील करने की सजा सुनाई गई थी, मुबैना तौर पर अपने सेल में मुर्दा पाया गया। लेकिन इस कहानी में कई झोल थे। आखिर 2 मुख्तलिफ सील्स में कैद अफराद ने एक ही वक्त पर खुदकुशी कैसे की? जेल के सील्स की छतें काफी ऊंची थीं, वहां कोई आग नहीं था और खुदकुशी का कोई माकूल जरिया दस्तयाब नहीं था। अगर उनके पास जहर का कोई हथियार होता तब शायद ये दावा काबिल यकीन होता, लेकिन यूं मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर उन्हें कत्ल किया गया हो। पर्दापोशी की हकीकत: जैसे जैसे मजीद मालूमात सामने आए ये वाकया और भी पुरअसरार होता गया। मौत का वक्त रात 12 बजे से 2 बजे के दरमियान बताया गया। ड्यूटी पर मौजूद अफसर ने बगैर इत्तला दिए अपनी शिफ्ट छोड़ दी, एक इंतहाई गैर मामूली हरकत। नया आने वाला अफसर भी खामोश रहा, यहां तक कि अगली सुबह लाशें दरियाफ्त हुईं। ऑटोपसी रिपोर्ट ने सरकारी बयान को गलत साबित कर दिया। इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक जावेद इकबाल और साजिद दोनों की मौत गला दबाने से हुई। गर्दन की हड्डियां टूटी हुई पाई गईं। क्या जावेद इकबाल ने जेफरी ढमर से तहरीक ली? जावेद इकबाल और जेफरी ढमर के जराइम में खौफनाक मुमासलतें मौजूद हैं, खास तौर पर तेजाब से लाशों की तहलील। ढमर, जिसे मिल्वाकी की नबल कहा जाता है, ने 17 अफराद को कत्ल किया, जबकि इकबाल ने 1999 में 100 बच्चों को मारने का दावा किया। ये सवाल उठता है कि आया वो ढमर से मुतासिर था? अगरचे सीरियल कलर्स अक्सर माजी के मुजरिमों का मुताला करते हैं, लेकिन कोई वाज़ेह सबूत नहीं कि इकबाल ने ढमर से तहरीक ली। ढमर के जराइम जिनसी ख्वाहिशात पर मबनी थे, जबकि इकबाल ने दावा किया कि वो मुआशरे से इंतकाम ले रहा था। ताहम उनके तरवारदात में मुमासलतें अब भी शकूक को जन्म देती है। इकबाल का यह दावा कि वो चाना हुआ शख्स था, एक मसीहाई जहनियत की अक्कासी करता है। इसकी शोहरत और वर्से की ख्वाहिश इंसानी फितरत पर गहरे सवालात उठाती है। इसका केस आज भी हकीकत और फसाने के दरमियान मुअल्लक है, क्योंकि इसके एतराफात, तेज रफ्तार ट्रायल और सबूतों की अदम तस्दीक कई सवालात छोड़ जाती है। चाहे वो दरिंदा था अपने हालात की पैदावार, इसकी कहानी तारीख के पुरअसरार तरीन जराइम में शामिल रहेगी।